हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आर के सर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो हमने देखा कि मांग की लोच क्या होती है, उसकी विभिन्न डिग्रियां क्या हैं, उनका ग्राफ कैसे बनता है और उसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन किस प्रकार होता है, यानी मांग की लोच कितनी है, हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। मांग की लोच को मापने का 3 रीति बताया गया है। ये 3 रीतियां हैं। प्रतिशत या अनुपातिक रीति, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। दूसरी रीति है ज्यामिति या बिंदु रीति, इसका विचार प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। और तीसरा है कुल व्यय रीति या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। तो ये तीनों रीतियों के द्वारा मांग की लोच को मापा जा सकता है कि कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग एक एक करके तीनों रीतियों का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे पहला रीति जो है प्रतिशत या अनुपातिक रीति। इसका सूत्र ये है कि मांग अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले हम अनुपातिक रीति को लेते हैं। अनुपातिक रीति से मांग की लोच की माप इस तरह से होती है, डेल पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल पी बटा पी। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और इसमें माइनस का सिंबल लगाया जाता है जो कीमत और क्वांटिटी के बीच इनवर्स रिलेशन को बताता है। यहाँ चेंज टू क्यू और चेंज टू पी, ये है जो क्वांटिटी आरंभिक थी और उसमें जो परिवर्तन होकर नई क्वांटिटी बनी यानी Q1, उसी प्रकार कीमत जो प्रारंभिक कीमत थी P और कीमत में जो कमी या वृद्धि हुई जिसके कारण P1 कीमत नई कीमत। तो Q1 माइनस Q बराबर जो परिवर्तन होता है उसे डेल Q लिखते हैं। यहाँ डेल या त्रिभुज का जो सिंबल है ये परिवर्तन को बताता है कितना परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार कीमत में भी है कि पहले जो कीमत थी बाद में जो कीमत हुई उसके अंतर को डेल P द्वारा हम लोग दिखाते हैं। तो इस इक्वेशन द्वारा अनुपातिक रूप से हम ये जो है डेल P बटा Q और डेल P बटा P, ये क्वांटिटी का अनुपात है, ये प्राइस का अनुपात है। तो इसको सॉल्यूशन करें तो हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। और दूसरा है प्रतिशत रीति। इसमें क्या करना होता है, यहाँ मांग की लोच डेल पी बाई क्यू और डेल पी बाई पी दोनों में 100 से गुना किया जाता है। इससे यह प्रतिशत के रूप में बदल जाता है, यानी जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसका मात्रा जो भी आएगी उसमें जब हम 100 से गुना करेंगे तो वह प्रतिशत के रूप में चेंज कर जाता है। उसका सॉल्यूशन भी इसी तरह आता है, दोनों इक्वल ही होता है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो उसका थोड़ा तरीका बदल जाता है। यहां पर हम लिखेंगे तो इस फॉर्म के द्वारा हम लोग का सॉल्यूशन आएगा अलग। इससे जब करते हैं तो हमारा प्रतिशत में लिखना होता है, लेकिन दोनों का जो आंसर आएगा वह एक जैसा होता है, एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ इस फॉर्म में लिखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न आता है मांग की लोच में, उसमें कई बार क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाती है। तो वैसी स्थिति में हमें इसका अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग सीधे अनुपातिक विधि से बना सकते हैं।
इसलिए ये दोनों एक साथ लिखा जाता है फॉर्मूला में कि मांग में अनुपाती का प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत अनुपाती का प्रतिशत परिवर्तन। तो ये दोनों सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम एक प्रश्न लिखकर उसको बनाकर देखेंगे कि प्रतिशत द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। हमारा प्रश्न है, एक वस्तु है जिसकी कीमत 15% गिर जाती है, यानी कीमत जो है पहले से 15% कम हो जाती है। उसके कारण जो हमारी मांग है 1000 यूनिट से बढ़कर 1200 यूनिट्स हो जाती है। तो मांग की लोच हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन करें तो देखें कि कीमत में जो परिवर्तन हमारा है ये 15% है, जो कमी हुई थी। अब मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको हम लोग निकालेंगे। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q हो गया। ये इनिशियल क्वांटिटी, ये चेंज टू क्वांटिटी, मतलब चेंज के बाद। तो उसको लिखे हम लोग Q1 माइनस Q, यानी 1200 Q1 माइनस Q, यानी 1200 माइनस 1000 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी, माने प्रारंभिक जो मात्रा थी 1000। आप प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100। तो हम लोग सोल्यूशन करें तो ये हमारा आएगा 20%, यानी कीमत में 15% कमी होने के कारण क्वांटिटी में 20% की वृद्धि हुई है। तो अब मांग की लोच के सूत्र के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो 20% डिवाइड बाई 15%, माइनस का सिंबल जो हमेशा हम लोग को लगाना होता है सूत्र में, जो इनवर्स रिलेशन बताता है यहाँ कीमत में कमी हुई थी, क्योंकि हमेशा या तो कीमत में कमी होगी या वृद्धि होगी, या क्वांटिटी में कमी या वृद्धि होगी। किसी न किसी चीज में कमी जरूर होगी। यदि कीमत बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगा। यदि कीमत में परिवर्तन होने से ये सब होता है, जो हम लोग जानते हैं। प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा। ये इनवर्स रिलेशन, इसलिए माइनस का सिंबल हम लोग ऐड करते हैं। तो 20/15% करेंगे जब दोनों में हम लोग, तो हम लोग का आंसर आता है -1.33। तो हम लोग यहाँ माइनस का जो सिंबल है इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संबंध को बताता है। अब देखें कि हमारा जो आंसर है 1.33 है। 1.33 होने का मतलब है यह 1 से अधिक है, यानी मांग की लोच यहाँ इस प्रश्न के अनुसार 1 से अधिक है, यानी मांग की लोच सापेक्षतः लोचदार है। तो प्रतिशत वाले प्रश्न में इस तरह का ही रहता है। यदि इसके जगह पर कीमत में अंतर दिया जा सकता है कि पहले कीमत 20 थी, इनिशियल कीमत 20 थी, और चेंज होने के बाद P1 ये 15 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जब निकालेंगे तो वो अनुपातिक विधि कहलाएगी। तो हम लोग को यहाँ 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे निकाल लेंगे, जिससे हम लोग मांग की लोच में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा है जो विधि है, अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। अब हम लोग दूसरी रीति को देखेंगे, ज्यामिति या बिंदु रीति। इसका प्रारंभिक जो विचार दिया था प्रोफेसर मार्शल ने ही किया था। इस तरीके में हम लोग करते क्या है, इस रीति में हम लोग करना क्या होता है, पहले हम लोग एक मांग वक्र खींचते हैं। इस तरह से मांग वक्र खींचा जाता है। ये DD हमारा मांग वक्र हो गया। इस मांग वक्र पर किसी भी बिंदु पर
कहीं पर यहां 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 किसी भी बिंदु पर स्पर्श करते हुए हम एक रेखा, स्पर्श रेखा खींचते हैं जो ए बी के रूप में है, यहां दिखाया गया है। इसे हम लोग बनाते हैं, ये स्पर्श रेखा है। ज्यामितीय रीति के अनुसार जो लोच होती है, जो मान की लोच है, उसको ज्ञात करने का तरीका है निचला भाग। यह हमारा यहाँ आर बिंदु है, आइए हमारी स्पर्श रेखा है ए बी। तो निचला भाग बटा ऊपर का भाग, यानी ये नीचे का भाग है आर बी डिवाइडेड बाई होगा हमारा अपॉन होगा आर ए, यानी ऊपर का भाग आर बी डिवाइड बाई आर ए, यानी निचला भाग डिवाइड बाई ऊपर का भाग। तो इससे हम मान की लोच को ज्ञात करते हैं मान की रेखा पर कि कितनी मान की लोच है। यहां प्रत्येक बिंदु पर मान की लोच अलग होगी। इस बिंदु पर यदि हम यहाँ कोई नया बिंदु ले लें तो यहाँ मान की लोच अलग होगी। यदि हम मान यहां पर ले ले बिंदु को तो यहां पर मान की लोच अलग हो जाएगी। तो जैसा हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें उसका डिफरेंस पता चलेगा कि वह किस प्रकार है, जिससे हम एक नया ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे ज्यामितीय बिंदु रीति वाला का ग्राफ के जरिए एक ही मान वक्र पर अलग अलग स्पर्श रेखा भी खींची जा सकती है। तो इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। जैसे मांग वक्र हमारा डी है, ये हमारा मांग वक्र है जिसका एक स्पर्श रेखा ए बी है। पहली स्पर्श रेखा है ए बी है जो पी बिंदु को टच करते हुए बनती है। दूसरी स्पर्श रेखा क्यू बिंदु को टच करते हुए सी ई है। ये सी ई दूसरी स्पर्श रेखा है। तो दोनों बिंदुओं पर पी बिंदु और क्यू बिंदु पर अलग अलग मान की लोच होगी। ऐसा इसलिए जब हम देखें कि निचला भाग डिवाइड बाई ऊपर का भाग, तो पी बिंदु पर, यहां देखें पी बिंदु पर नीचे का भाग पी बी ज्यादा है और ऊपर का भाग पी ए, यानी यहां से लेके यहां तक वह कम है। और सी ई स्पर्श रेखा पर जो क्यू बिंदु पे टच करता है, स्पर्श करता है मान की रेखा को, मान वक्र को, तो यहां पर इलास्टिसिटी अलग होगी क्योंकि यहां क्यू ई निचला भाग कम है क्यू सी से, यानी क्यू सी से। यहां ऊपर का भाग ज्यादा है और नीचे का भाग कम है, इसलिए दोनों बिंदुओं पर मान की लोच अलग अलग होगी। इसे हम एक सिंपल मान की रेखा के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसके द्वारा एक सिंपल मान की रेखा ए बी है जिसका मिड पॉइंट आर बिंदु है, यानी आर बिंदु पर जो मान की लोच होगी ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि से, बिंदु रीति से, वह होगी इक्वल टू 1, यानी मिड पॉइंट पर जहां आर बी और आर ए आपस में बराबर हो जाता है, वहां पर मान की लोच इकाई के बराबर है। यदि इसको हम इस फॉर्मूला में लिखें तो आर बी बटा आर ए।
तो पहली स्थिति हो गई इकाई के बराबर। अब दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं, मान की लोच अनंत होगी। y बिंदु पर, y अक्ष पर बिंदु A है, जहां मान की रेखा dd वक्र यहां स्पर्श करती A बिंदु पर। यहां मान की लोच अनंत होगी, क्योंकि यहां ऊपर का भाग A बिंदु पर ऊपर का भाग शून्य हो जाता है। इस बिंदु पर ऊपर का भाग क्या है, शून्य है। नीचे का भाग पूरा ए बी नीचे का ही भाग हो जाता है, यानी नीचे का भाग ए बी, ऊपर का भाग शून्य। तो जब भी हम शून्य से किसी भी अंक में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे उसे, तो उसका आंसर नॉट डिटरमाइंड या इंफिनिटिव आता है, जिसे अनंत कहते हैं। तीसरी स्थिति है बी बिंदु पर, मान की रेखा एक अक्ष पर बी बिंदु को स्पर्श करती है और टच करती है। तो इस स्थिति में मान की लोच E = 0 होगा, शून्य होगा, यानी यह बेलोचदार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां निचला भाग शून्य हो जाता है। ये जो स्थिति है, नीचे भाग शून्य है, क्योंकि बी बिंदु के बाद कुछ भी नहीं है, नीचे का भाग शून्य हो जाता है, ऊपर का भाग पूरा ए बी रहता है। तो ऐसी स्थिति में शून्य में किसी भी अंक से भाग दे, जितना भी यहां पर हो, तो वह शून्य ही हो जाता है। यानी इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मान की लोच शून्य है बिंदु रेखी के द्वारा। तो तीन स्थितियों को हम लोग देख लिया कि मान की लोच इकाई के बराबर, मान की लोच शून्य और मान की लोच अनंत। अब दो स्थितियां बचती हैं, इकाई से ज्यादा लोचदार और इकाई से कम लोचदार। तो ए बी रेखा जो है, सरल रेखा, एक सिंपल रेखा है, तो इसमें R से ऊपर A की ओर हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, इस तरह से जाएंगे हम लोग, तेरा जितना भी पॉइंट हम लोग को मिलेगा, उधर इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इधर की ओर हम लोग जाएंगे तो नीचे का भाग हमारा बड़ा होता जाएगा, ऊपर का भाग हमारा छोटा होता जाएगा, यानी इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाती है। आइए बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंच जाती है। यानी जैसे जैसे इधर हम बढ़ेंगे, हमारी मान की लोच बढ़ती चली जाएगी, जिसे हम लोग दिखाए हैं निचला भाग ग्रेटर देन ऊपर का भाग। यानी इधर की ओर जब हम लोग R से A बिंदु की ओर चलेंगे तो नीचे का भाग बड़ा होगा, छोटा भाग, और A और R के बीच का भाग छोटा होता चला जाता है ऊपर। तो इस स्थिति में मान की लोच ज्यादा हो जाती है, एक से अधिक। अब अंतिम स्थिति देखेंगे कि मान की लोच <1 कब हो जाती है। तो R बिंदु से जब नीचे की ओर B की ओर हम लोग चढ़ते हैं, इस तरह से इधर को जाएंगे, तो जैसे जैसे हम इस पॉइंट, कई सारे पॉइंट हैं, तो जैसे R से B की ओर जाते हैं तो होता क्या है, नीचे का भाग कम होता जाता है, ऊपर का भाग बढ़ता चला जाता है। इसलिए यहां लिखा गया है नीचे का भाग, निचला भाग < ऊपर का भाग, यानी ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा छोटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मान की लोच 1 से कम हो जाती है। तो ज्यामिति विधि से हम लोग जान गए
कि मांग की लोच किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो पहला ग्राफ में हम लोग सिंपल एक पॉइंट देखे थे, ए बी और बीच में आर था। दूसरा हम देखे कि दो अलग अलग पॉइंट पर मांग की लोच अलग अलग होती है। हम मांग की लोच एक सरल रेखा के द्वारा देखेंगे, सिंपल लाइन के द्वारा देखते हैं। स्ट्रेट लाइन है जो ए बी, उसका बीच का आर बिंदु, इस पर पता चल जाता है कि किस बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। इस प्रकार ज्यामिति विधि या बिंदु रीति द्वारा हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र याद रखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका टू नीचे का भाग डिवाइड बाई ऊपर का भाग। अब हम देखेंगे कुल व्यय रीति, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इसमें कुल व्यय को देखा जाता है। अब कुल व्यय प्राप्त करने का जो तरीका है, वस्तु की कीमत गुना वस्तु की मांग, यानी वस्तु की जितनी मांग करें उसे कीमत से गुना कर दें तो कुल व्यय हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, कि वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें कितना खर्च करना होगा। तो यहां मांग की लोच की 3 श्रेणियां होती हैं, यानी यहां मांग की लोच को 3 भागों में ही बांटा गया, 3 प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार ही होते हैं। पहला, इकाई के बराबर, यानी यहां लोच जो है E इक्वल टू 1। दूसरा, इकाई से अधिक, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और तीसरा, इकाई से कम, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो पहला स्थिति बताता है कि इकाई के बराबर मांग लोच यह बताएगा कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, हमारा कुल व्यय स्थिर बना हुआ है। यानी जो प्रारंभिक कीमत थी उससे यदि कीमत ज्यादा हो जाए या कीमत कम हो जाए तो भी हमारा जो कुल व्यय है वह स्थिर बना रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो। दूसरा जो स्थिति है, इकाई से अधिक मांग लोच बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर हमारा कुल व्यय बढ़ जाता है, यानी हम पहले की अपेक्षा ज्यादा खर्च करने को तैयार होते हैं या खर्च करते हैं। और तीसरी स्थिति है इकाई से कम मांग लोच, यानी कीमत कम होने पर भी कुल व्यय घटता है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है। ये 3 स्थितियां हैं जिसे इस रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया है। तो आइए हम लोग इस रेखा चित्र का अध्ययन करें। तो यहां देखेंगे ये हमारी रेखा है ए बी सी डी, ये 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, ये 3 सेगमेंट है हमारा, जो बताता है कि मांग की लोच कैसी है। तो पहले हम लोग ए बी सेगमेंट को देखेंगे। ये हमारा यहां कीमत है, वाई एक्सिस पे कीमत हम लोग लिखे हैं। तो देखेंगे कि कीमत जब कम होगी, इसको हम लोग इस तरह से डॉट करें, तो कीमत कम होने पर कुल व्यय, चूंकि इधर हम लोग कुल व्यय दिखा रहे हैं, तो कुल व्यय हमारा बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे कीमत कम हो रहा है, P1, P2 यदि लिखे हम इसे, तो जैसे जैसे कीमत घट रहा है हमारा कुल व्यय बढ़ता जा रहा है। यानी यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। अब दूसरा बीच का सेगमेंट देखें, माने BC को देखें। ये हमारा AB सेगमेंट था। अब BC देखेंगे, यहां मांग की लोच इक्वल टू 1 है। ऐसा क्यों? B से C तक की जो स्थिति है, यहां जो रेखा है y अक्ष के
समानांतर है, यानी पूरी खड़ी रेखा है, वर्टिकल रेखा है, यानी बी बिंदु से लेकर सी बिंदु तक कीमत में कोई भी परिवर्तन हो जाए, कीमत बढ़ जाए या कीमत घट जाए, कुल व्यय स्थिर बना हुआ है। यानी बी से सी तक जो रेखा है, जो हिस्सा है, इसमें कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कीमत में वृद्धि हो या चाहे कीमत में कमी हो जाए। यानी यह इस तरह का दे सकते हैं। यहां जो है, जो डिस्टेंस पावर है, यानी यहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तीसरा है इकाई से कम मान लोच, यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी सी से डी की स्थिति। यहां यह अलग स्थिति है। यहां यह बताता है कि कीमत कम होने पर व्यय भी घटेगा। यानी कीमत यदि यहां हो तो हमारा एक्सपेंडिचर भी घट गया, और जैसे यदि कीमत हमारा बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, यानी कुल व्यय भी हमारा बढ़ेगा। तो यहां जो स्थिति है, इसके लिए कीमत कम होने पर कुल व्यय घटता है, कुल व्यय घट जाता है, तथा कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। यानी कीमत नीचे जाएगा तो कुल व्यय भी घट गया, और कीमत यदि बढ़ता है सी और डी के दरमियान तो कुल व्यय भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से मार्शल ने स्पष्ट किया कि कुल व्यय द्वारा मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 सेगमेंट का प्रयोग किया। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट। तो एक स्थिति है जिसमें कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांग की लोच इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि कुल व्यय स्थिर बना हुआ है। ए से बी तक के बीच में कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ रहा है, जैसे जैसे कीमत घट रहा है कुल व्यय हमारा बढ़ते जा रहा है, यानी मांग की लोच 1 से अधिक है। और लास्ट सी से डी तक की स्थिति में कीमत कम होने पर कुल व्यय भी घट रहा है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच कम होती है। तो इस प्रकार हमने कुल व्यय रीति को भी जान लिया है। तो मांग की लोच को मापने की 3 विधियां थी, तीनों का हमने ग्राफ पर इंस्टेशन करके देख लिया है। अब आप जब इस वीडियो को देख लें तो अपने विचार को जरूर साझा करें कि आपको इसको देखकर कैसा लगा, और जो थ्योरी है वो आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। धन्यवाद।